So in the last class we discussed about scattering, and I hope everybody understands that scattering is diffused reflection of white light by the tiny atmospheric particles. एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो वाइट लाइट के अलग अलग वेवलेंथ्स को, अलग अलग कलर्स जिनसे मिलकर के वाइट लाइट बनी है, उन कलर्स को अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ स्कैटर कर देते हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छोटी वेवलेंथ्स को ज़्यादा बेंड करते हैं। हाँ, ये वेवलेंथ जो है ये बहुत छोटी वेवलेंथ है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू के शेड्स की। हमें स्काई ब्लू दिखाई पड़ता है क्योंकि ब्लू के शेड्स ही सबसे ज़्यादा बेंड होते हैं। वायलेट और इंडिगो, अगर आप वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देखें और उसमें एनालाइज करें कि कौन सा कलर ज़्यादा है, तो वायलेट, इंडिगो और ब्लू में वायलेट और इंडिगो नेग्लिजिबल होते हैं, ज़्यादातर ब्लू होता है। इसलिए स्काई हमको वायलेट के बजाय ब्लू ज़्यादा दिखता है, ब्लू ही दिखता है एक्चुअली, वायलेट तो दिखता नहीं है ना, क्योंकि वायलेट कंपोनेंट, दो रीज़न आप कह सकते हो। क्योंकि मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि वायलेट क्यों नहीं दिखता जब सबसे छोटी वेवलेंथ वायलेट है और सबसे ज़्यादा बेंडिंग छोटी वेवलेंथ की होती है, तो ब्लू तो थर्ड नंबर पे है। सही बात है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू में ब्लू अगर थर्ड नंबर पे है तो ब्लू ज़्यादा क्यों दिखता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, वायलेट क्यों नहीं दिखता। इट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। इसके दो आंसर्स ले सकते हो, दो तरह से आप इस बात को समझ सकते हो। दोनों बातें ठीक हैं, दोनों बातें एक साथ करते हैं। पहली बात ये जो हमने अभी बोली कि वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में वायलेट का कंपोनेंट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ब्लू ज़्यादा होता है। तो बेंडिंग वायलेट की सबसे ज़्यादा होगी बेशक, लेकिन ब्लू की जब बेंडिंग होकर के वो हमारी आइज़ में पहुँचेगा तो ब्लू ही ज़्यादा होगा क्वांटिटी में, इसलिए ब्लू ज़्यादा दिखता है। दूसरी बात ये कि हमारी आइज़ जो होती हैं, हम जब ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे आइज़ में कलर सेंसिटिव सेल्स होती हैं, है ना, रेटिना के पीछे कलर सेंसिटिव सेल्स जो होती हैं, दे आर मोर सेंसिटिव फॉर ब्लू एज़ कम्पेयर टू देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वायलेट। तो वायलेट के कंपैरिजन में ब्लू के लिए उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इसलिए हमारी आइज़ भी या हमारा ब्रेन भी ब्लू कलर ज़्यादा एनालाइज करता है। हमारी आइज़ में जो है वो ब्लू कलर को ज़्यादा ईजीली रिकग्नाइज करती है, तो इसलिए हमको स्काई ब्लू दिखाई देता है। दीज आर सम रीजन्स रिगार्डिंग दैट द क्वेश्चन। तो स्कैटरिंग का ये समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप विद डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में भी हम 7 कलर्स की बात करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ के लिए उस गिवन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग था, एंड दैट इज़ वाई वो अलग अलग एंगल पे बेंड हो गए। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे तो बेंडिंग भी अलग अलग होगी, अलग अलग बेंडिंग होगी तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अलग अलग एंगल पे मुड़ जाएंगे और फिर हमको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में ऐसा ही हुआ था। हाँ, ट्रायंगुलर प्रिज्म में से न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि एक तरफ से वाइट लाइट को भेजा, दूसरी तरफ से 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम मिलता है विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो डिस्पर्शन अलग बात हो गई, डिस्पर्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही, मतलब एक तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है ऑफ वेरियस कलर्स। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, स्कैटरिंग में रिफ्लेक्शन है और डिस्पर्शन में रिफ्रैक्शन है। बेंडिंग है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है। तो छोटे पार्टिकल्स जब रिफ्लेक्शन करते हैं तो ऐसा रिफ्लेक्शन करते हैं कि वाइट लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग अलग तरह से स्कैटर हो जाते हैं, यानी स्कैटरिंग का मतलब है बिखर जाना। तो ऐसे में एज अ नेचुरल फिनोमेना जब हम इसको देखते हैं तो हमारी आइज़ में जो कलर पहुंचता है वही कलर हमको दिखाई देता है। हमने बात की स्काई हमको ब्लू दिखाई देता है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ब्लैक दिखता। सन हमको एट द टाइम ऑफ सनसेट या सनराइज रेड दिखाई देता है। व्हेन इट इज़ एट द टॉप ऑफ आवर हेड एट नून, ये हमको वाइट दिखाई देता है। हाँ, या बीच में किसी टाइम पे आप उसको देखोगे एक पर्टिकुलर एंगल पे तो वो येलोइश दिखाई देगा। तो ये डिफरेंट कलर्स क्यों हैं, क्योंकि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट, जो लाइट हमारी आइज तक पहुंचती है वही कलर हमको दिखाई देता है, चाहे सन का हो चाहे स्काई का हो। डे टाइम में स्काई हमको ब्लू दिखता है क्योंकि वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, उनमें से जो ब्लू के शेड्स हैं वो सबसे ज़्यादा बेंड होकर के हमारी आइज तक पहुँचते हैं। हाँ,
बाकी सब नहीं पहुंचते, उनकी बेंडिंग कम हुई है, तो वो हमारी आइज़ तक पहुंचते नहीं हैं। हमारी आइज़ तक जो पहुंचेगा हमें वही दिखाई देगा। स्काई कुछ नहीं है, स्काई इज़ नॉट अ शीट, स्काई इज़ नॉट अ स्क्रीन, स्काई इज़ प्रैक्टिकली नथिंग। हाँ, स्काई क्या है? कुछ नहीं है। आप दूर तक चले जाओगे, जाते जाओगे किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठ के, तो ऐसा थोड़ी कि किसी छत से टकराओगे जाके, देयर इज़ नथिंग बेसिकली। तो हमको दिखता क्यों है ऐसा, जैसे कि हमारे सिर में एक ब्लू कलर का अम्ब्रेला हो? क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, वहाँ पे जब रे ऑफ लाइट आती है तो ब्लू के शेड, जो ब्लू कलर के जो शेड्स हैं, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, वो बेंड होकर के हमारी आइज़ तक पहुँच जाते हैं। तो हमें ऐसा लगने लगता है वहाँ पर ब्लू कलर का कोई सोर्स है। एक्चुअली कोई हमारे सिर पर छत नहीं है, हमारे ऊपर कोई अम्ब्रेला नहीं है ब्लू कलर का। तो स्काई का कंसेप्ट हम कहते हैं कि अगर आप अबव द एटमॉस्फेयर चले जाएं, एटमॉस्फेयर को पार करके बाहर निकल जाएं, स्पेस में चले जाएं, तो क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इस वजह से हमको स्काई डार्क दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। फ्रॉम मून सरफेस, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि, तो मून की सरफेस पर हमको स्काई जो होगा वो ब्लैक दिखाई देगा, जैसा रात को दिखाई देता है। और सन जो है वो वाइट दिखाई देगा, क्योंकि सन के भी अलग अलग शेड्स का कोई मतलब नहीं अगर स्कैटरिंग ही नहीं हो रही तो स्कैटरिंग के कंसेप्ट से ही हमने समझाया कि क्यों सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे सन का कलर जो होता है वो रेडिश या ऑरेंजिश होता है, और वेरी इंपॉर्टेंटली क्यों हमारे डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो हम रेड कलर के बनाते हैं। हाँ, रेड कलर हैविंग द लार्जेस्ट वेवलेंथ रीचेस द मैक्सिमम डिस्टेंस विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड। इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, और जो छोटे कलर, बाकी सब कलर है अब एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज ही क्यों स्पेसिफिकली, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सनसेट या सनराइज सन इज़ जस्ट अबव द हराइजन, एंड फ्रॉम हराइजन हम देखते हैं कि हम तक आने वाली रेज ऑफ लाइट जो है उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इतने लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करते करते सारी जितनी भी छोटी वेवलेंथ्स हैं वो सब स्कैटर अवे, दे गेट अवे बाय स्कैटरिंग। हमारी आइज़ तक केवल रेड पहुंच पाता है, हमको रेड कलर का सन दिखाई देता है एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज। ये कंसेप्ट समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट हमारी बुक में भी दिया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट क्या है कि ये हमने एक सेटअप किया है। यहाँ पे एक टैंक है, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, दो कॉन्वेक्स लेंसेज ले रखे हैं। दिस इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट। इसको हम किसी बीम ऑफ वाइट लाइट को हम इस तरह से निकालेंगे कि ये पैरेलल चलते हुए हमारे कॉन्वेक्स लेंस से, जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, उससे जाकर के टकराएं। हाँ, इस तरह से टकराएं कि अब देखो क्या होता है कि जो पैरेलल जाते हुए नहीं, मतलब कि इसको इधर से इस तरह से निकालें कि ये इसमें अलग एक तरह से एक सोर्स बना दिया हमने। रेज ऑफ लाइट जो है समझो ऐसे जा रही है, यूं, हाँ ऐसे, तो ये उनको पैरेलल कर देगा। पैरेलल आती हैं तो उनको ये एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है ना, जैसे ये यहाँ पे एक और रखा, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी तो ये उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा, इसलिए हमने ये दो लगाए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें सपोर्ट के लिए, ये एक वुडन बोर्ड है जिसमें बीच में छेद बनाया हुआ है, क्योंकि हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट को इस लेंस से टक्कर करवाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन के ऊपर हमको चाहिए एक पैच, एक कलर, जो कि जब रेज ऑफ लाइट इसमें से होके पास होती हैं तो यहाँ पे पहुँचे, तो हम उस कलर को ऑब्जर्व करेंगे। बेसिकली कंसेप्ट इज कि व्हेन इट इज़ जस्ट अ सॉल्यूशन, अब इसमें क्या करते हैं कि हमने वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ होता है। वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा एसिड्स एंड बेसिस में कि ऑल द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। सिंस दिस इज अ क्लियर सॉल्यूशन, देयर इज नो चांस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडाल इफेक्ट। हमने कहा था टिंडाल इफेक्ट केवल कोलॉइड्स में होता है, सॉल्यूशन में कोई चांस नहीं है।
है ना। तो सॉल्यूशन में टिंडेल इफेक्ट का कोई चांस नहीं है, इसलिए रेज ऑफ लाइट, हमने यहाँ पे सोर्स ऑफ वाइट लाइट रखा है। तो ये जो सोर्स ऑफ वाइट लाइट है ये यहाँ से होता हुआ, इसमें से होता हुआ, इसमें से होता हुआ, इसमें से होता हुआ जब यहाँ पहुँचेगा तो वी विल एक्चुअली गेट वाइट लाइट। वाइट लाइट ही यहाँ से निकली है तो वहाँ पे भी वाइट लाइट ही पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि ऑल द कंपोनेंट्स वर अलाउड टू पास थ्रू द कंटेनर, द टैंक, जिसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशंस डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम। ये बात तो 9th क्लास से जानते हैं हम, इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में सीख लिया था हमने। तो अब क्या होगा भाई, जब ये कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम इसमें स्कैटरिंग का माहौल बनाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि स्कैटरिंग हो जाए। फिर क्या होगा चलो देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम द स्टार्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो सेटअप किया है, इसमें ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से इस तरह से वाइट लाइट निकल के जा रही है। ये L1 हमारा पहला कॉन्वेक्स लेंस है, उससे वो इसको पैरेलल भेजता है। ये पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट एक टैंक जिसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है से होकर के जा रही है थ्रू दिस कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे, और हम कह रहे हैं कि ये वाइट लाइट, दिस इज अ पैच ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। तो स्कैटरिंग कब नहीं होती है ये बात बिल्कुल क्लियर है, कब होती है ये बात भी क्लियर है। दिस इज द स्क्रीन, ये सेटअप है हमारा, बिल्कुल सिंपल। सो द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल टू अस, हमें दिख नहीं रही। पाथ इज नॉट विजिबल मतलब नो स्कैटरिंग हैपेंड। अब हमने इसमें क्या डाल दिया, अब हमने इसमें एक चीज़ डाल दी है जिसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट, ये दिस इज सोडियम थायोसल्फेट, इसको हम हाइपो भी कहते हैं। Na2S2O3 ये इसका फॉर्मूला है। तो सोडियम थायोसल्फेट इसमें डाल दिया। अब ये जो सोडियम थायोसल्फेट होता है ना, ये इसमें जाते ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, वो हमने पहले से ही डाल दिया था सॉल्यूशन बना करके वाटर के साथ में, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है और थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि स्मॉल सल्फ़र पार्टिकल्स इसमें बन जाते हैं। अब आपको पता है सल्फ़र का मॉलिक्यूल बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल है एक बात, और दूसरा जो सल्फ़र होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है ना, ये बात सबको पता है। सल्फ़र इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो इनसॉल्युबल इन वाटर सल्फ़र पार्टिकल्स जो यहाँ पे बन जाएंगे, दे विल स्टार्ट फ्लोटिंग इनसाइड द कंटेनर। ये इसमें इस तरह से फ्लोट करने लग जाएंगे। अब दे आर सफिशिएंटली लार्ज इन साइज, सो दे विल स्टार्ट स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। वाइट लाइट जो इसमें से पास हो रही है ये उसको स्कैटर करना शुरू कर देंगे, मतलब सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगी ब्लू कलर की। तो हमको फ्रॉम द 3 साइड्स हम देखेंगे कि ब्लू कलर इसमें दिखाई देने लग गया। हाइपो डाला तो हाइपो का रिएक्शन हो गया और इसके अंदर हमें क्या देखने लगेगा, सल्फर के पार्टिकल्स। तो ये स्कैटरिंग होगी तब क्या होगा कि ये सल्फर के पार्टिकल्स जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स आर सीन इनसाइड द टैंक एंड दैट एक्चुअली स्कैटर द लाइट, मतलब ये जो वाइट लाइट इसमें से पास हो रही है उसका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। वाइट लाइट का कोई कंपोनेंट जो ज़्यादा बेंड होता है वो हमारी आइज़ तक साइड से पहुंच जाता है। 3 साइड्स, यहाँ से,
यहाँ से और उस तरफ से आप देखोगे 3 तरफ से तो ये ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है। इस साइड पे से देखेंगे तो हमको येलोइश, ऑरेंजिश और रेड यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। और अगर आप देखोगे स्क्रीन पर तो यू विल गेट क्लियर रेड और क्रिम्सन रेड कलर इज सीन एट द स्क्रीन। क्यों? क्योंकि वहाँ तक वाइट लाइट जब वहाँ तक पहुँच रही थी पहले, उस वाइट लाइट में से रेड को छोड़ करके, विच इज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ, रेड को छोड़ करके बाकी सारे कंपोनेंट्स ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड अवे। तो वो बाकी अलग अलग जगह से दिख रहे हैं। हम यहाँ खड़े होकर के ऐसे देख रहे हैं उसको तो ये ब्लू दिख रहा है, यहाँ से देख रहे हैं तो ऑरेंज येलो भी दिख रहा है, हाँ, लेकिन उधर केवल रेड पहुँच पा रहा है। तो विद इन मिनट्स आप देखोगे कि वो जो वाइट था वो धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट हो गया। हाँ, दिस शोज द सेम थिंग जो हम कह रहे थे एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट। द सन अपीयर्स red. Why? Because the ray of light travels through a longer distance when the sun is positioned just above the horizon. जब वो horizon के just ऊपर है तो वहाँ से एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है थ्रू द एटमॉस्फेयर लाइट को, और कुछ इस तरह का ही सीन होता है। जो स्मॉलर वेवलेंथ्स हैं वो बीच रास्ते में ही स्कैटर अवे हो जाता है। हमारी आइज़ तक केवल रेड ही पहुंच पाता है, इसलिए हमको केवल रेड कलर ही दिखाई देता है सन का। इजी है कि नहीं है? कंसेप्ट समझ में आता है? बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी प्रूव दैट व्हाई सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज। हाँ, लेकिन आप इससे ये भी आप यू कैन मेक आउट कि व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। आपको ब्लू कलर तभी दिखाई दे रहा है जब यहाँ से रेज बेंड होकर के आपके आइज़ पे पहुँच रही हैं। यहाँ दूसरे कलर दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, स्काई में ऐसा ही होता है। आप जब स्काई को देखते हो तो आपकी आइज़ में एट द डे टाइम ओनली ब्लू के शेड्स आते हैं, क्योंकि यही बेंड होते हैं। इस समय तक बाकी सब बेंड नहीं हुए तो दिखे भी नहीं। हमारी आइज़ में जो पहुँचेगा वही कलर स्काई का दिखाई देगा। हाँ, तो इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो सल्फर के पार्टिकल्स थे, इन्होंने लाइट को इस तरह से स्कैटर कर दिया, बेंड कर दिया कि हमको यहाँ पर ब्लू कलर, यहाँ पे येलो एंड ऑरेंज कलर और बिल्कुल एंड में क्रिम्सन रेड कलर मिलता है। तो डिफरेंट कलर्स इन द टैंक आर विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय minute colloidal sulfur particles, that is Tyndall effect। ठीक है, तो ये तो टिंडाल इफेक्ट की बात हुई। हम इस बात को तो समझते हैं कि एक्चुअली ये जो सब है ये क्यों होता है ना। हमको ये इस एक्सपेरिमेंट का तो इम्पोर्टेंस वैसे तब ज़्यादा था जब बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब आपके पेपर में बड़े क्वेश्चन बनते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। एमसीक्यूज़ होते हैं तो भी आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, अपन इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि इसमें क्या क्या पड़ा है। सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला क्या है, सोडियम थायोसल्फेट कौन से एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। एमसीक्यू बनता है ना, तो सोडियम थायोसल्फेट जो है वो किसके साथ में रिएक्शन करता है। सोडियम थायोसल्फेट जो है उसको हम हाइपो भी कहते हैं। जब वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है हाइपो, तो कौन से एलिमेंट के पार्टिकल्स बनते हैं, सल्फ़र के। सल्फ़र के पार्टिकल्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते इसलिए फ्लोट करने लगते हैं, है ना। तो एक तरह से कोलॉइड बन गया सल्फ़र और इसका हमारे वाटर पार्टिकल्स का। और फिर उन वाटर के बीच में जो सल्फ़र के पार्टिकल्स थे उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट कर दी और आपको अलग अलग एंगल पे अलग अलग लाइट दिखाई देती है। क्लियर है ये बात। अब एक दो चीज़ें और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग स्कैटरिंग। क्लाउड्स वाइट क्यों दिखाई देते हैं, स्काई ब्लू दिखाई देता है, आपको बात समझ में आ गई। क्लाउड्स वाइट भी दिखाई देते हैं और क्लाउड्स ब्लैक भी दिखाई देते हैं। अब क्लाउड्स वाइट या ब्लैक क्यों दिखाई देते हैं,
कब वाइट दिखाई देते हैं, कब ब्लैक दिखाई देते हैं। आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जब नॉर्मल डेज़ में जब बारिश नहीं हो रही होती है तब क्लाउड्स हमको वाइट दिखाई देते हैं। हाँ, ऐसे क्लाउड्स जिनको देख करके कोई उम्मीद नहीं होती हमको कि बारिश होगी। और जब एकदम ब्लैक क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं हमारे ऊपर तो हम कहते हैं कि अब बारिश होने वाली है बहुत तेज ना। तो ये वाटर वाला क्लाउड जो है वो क्यों वाइट दिखाई दे, ब्लैक या डार्क दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई ज़्यादा वाटर नहीं है, जो बहुत थिन क्लाउड है, वो वाइट क्यों दिखाई दे रहा है? इसके पीछे भी स्कैटरिंग वाला फिनोमेना ही बनेगा। हाँ, अगर हम देखें बेसिकली देखो कि क्लाउड्स तो हम सब जानते ही हैं ना, हमने देखा ही है कि क्लाउड्स किस तरह से बनते हैं, क्लाउड्स किस तरह से मूव करते हैं। क्लाउड्स का अगर इस तरह का कुछ टाइम लैप्स देखें तो हम देखते हैं कि क्लाउड्स लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं। आप शाम को या सुबह कभी भी छत पे जाते हो अपने घर की और उधर से आप देखते हो, स्काई को देखते हो, तो आपको क्लाउड्स मूव करते हुए दिखते हैं और आपको पता चलता रहता है कि ये बार बार अपना शेप बदल रहे हैं ना, कभी कैसा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है। तो बेसिकली समझने की बात ये कि जैसे वाइट क्लाउड हमको दिखाई दे रहा है, तो वाइट क्लाउड में ऐसा क्या हो रहा है कि वो हमको वाइट दिखाई दे रहा है। सनलाइट तो आती होगी इसके ऊपर भी, वाइट क्लाउड के ऊपर सनलाइट आती होगी। तो अगर हम देखें कि ये क्लाउड जो है ये वाइट है, तो सन इसमें क्या होगा? क्लाउड के अंदर क्या होता है? क्लाउड के अंदर रहती है वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। और वाटर ड्रॉपलेट्स को अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम टाइनी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से, तो हमें क्या पता चलता है कि दे आर क्वाइट लार्जर, बड़े होते हैं एज कंपेयर टू द एयर कंपोनेंट्स। एयर कंपोनेंट्स में गैसेस मानते हैं हम, है ना। जो गैसेस हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का नाम लिया, वो जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, हाँ, एयर कंपोनेंट्स, गैसेस के पार्टिकल्स, दे आर एक्चुअली वाटर ड्रॉपलेट्स से दे आर वेरी स्मॉल। तो स्मॉल पार्टिकल्स तो ब्लू कलर को बेंड कर देते हैं, तो हमको स्काई तो दिखाई देता है एकदम ब्लू। लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स क्या, क्योंकि बड़े साइज़ के हैं, और हमने क्या बोला था कि बड़े साइज़ के पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइट लाइट के सारे कंपोनेंट्स को स्कैटर करते हैं। दे स्कैटर ऑल द पार्टिकल्स, अब ऑल द वेवलेंथ्स, नॉट पार्टिकल्स, दे स्कैटर ऑल द पार्टिकल्स, तो ऑल द वेवलेंथ्स। तो समझो वायलेट भी गया, सब सारे 7 के 7 अगर वेवलेंथ्स अगर स्कैटर हो गए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गई उनकी, तो हमारी आइज़ में वो वाइट ही पहुंचेगा। आपकी आइज़ में जो पहुंचता है वही आपको दिखता है। तो अगर आपकी आइज़ में 7 के 7 कलर्स पहुंच गए तो आपको क्लाउड वाइट दिखाई देगा। हाँ, हमने सन को भी कहा था कि एट द टाइम ऑफ नून वो हमको वाइट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जस्ट ओवरहेड जिस समय होता है उस समय ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट हमारी आइज़ तक पहुंचते हैं। अगर हम देखें विद द हेल्प ऑफ एन एक्सरे फिल्म, क्योंकि बहुत ब्राइट होता है उस समय, एकदम नेकेड आइज से देखना चाहिए भी नहीं, हमारी आइज़ को नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर हम विद द हेल्प ऑफ एन एक्सरे फिल्म देखें तो हमको सन भी वाइट दिखाई देता है एट द टाइम ऑफ नून। कोई भी चीज़ वाइट तभी दिखाई देगी जब हमारी आइज़ में ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट एक साथ पहुंच जाएंगे। अगर वाइट लाइट में से उसके 7 कंपोनेंट्स में से कोई एक ही कलर आपकी आइज़ तक पहुंचता है तो आपको वही कलर दिखाई देगा। ठीक है, ये बात आप समझ ही गए हो अब तक। तो अब डार्क क्लाउड में क्या हो रहा है? क्लाउड तो क्लाउड होता है ना। जब वाइट क्लाउड में हम कह रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो डार्क क्लाउड में भी वाटर ड्रॉपलेट्स ही होंगे। लेकिन जो डार्क क्लाउड्स होते हैं दे आर थिक। जो डार्क क्लाउड्स होते हैं दे आर थिक, उसमें लेयर्स ज़्यादा होती हैं। मल्टीपल लेयर्स होने की वजह से, यानी उसमें वाटर होता है बहुत सारा। और अगर हम ये देखें थिक है, मतलब हम इस तरह का शो करें कि एक क्लाउड है, वो इस तरह से मल्टीपल लेयर्स हैं उसकी, तो सनलाइट तो इसके पीछे कहीं से आ रही है ना। जो इसके पार्टिकल्स हैं
सबसे पहले लोअर साइड हमें दिख रहा है, लोअर साइड हम देखते हैं ये वाला साइड क्लाउड का ज़्यादा थिक होगा अगर, तो जो अपर साइड के क्लाउड्स हैं उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्कैटर करेंगे वाइट लाइट को, और यहाँ तक, यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स हैं उन तक बहुत ज़्यादा लाइट पहुँचती नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा थिक क्लाउड है उसने एक तरह से वाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, एंड प्रैक्टिकली दे आर नॉट गिविंग अस एनीथिंग, वी आर नॉट गेटिंग एनी लाइट फ्रॉम द लोअर सेक्शन ऑफ अ क्लाउड विच इज़ वेरी थिक। हाँ, तो अपर लाइट जो है, लाइट को जो क्लाउड के जो वाटर ड्रॉपलेट इनसाइड द क्लाउड है वो वही काम कर रहे हैं जो वाइट क्लाउड में कर रहे थे। क्या? स्कैटरिंग द वाइट लाइट, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इट। लेकिन इस स्कैटरिंग की वजह से यहाँ तक लाइट कम पहुँची या नेग्लिजिबल पहुँची। हाँ, तो हमको वो एकदम ब्लैक तो नहीं दिखते, लेकिन डार्क कह सकते हैं हम उनको। थोड़ी बहुत लाइट आ भी रही होती है तो वो हमको पता चलती रहती है, लेकिन ज़्यादातर वो हमको डार्क दिखाई देते हैं। हाँ, डार्क होता क्या है? डार्क कोई मटेरियलिस्टिक थिंग थोड़ी है। डार्क मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो जैसे साइलेंस होता है, साइलेंस इज व्हाट? एब्सेंस ऑफ साउंड। वैसे डार्क इज एब्सेंस ऑफ लाइट। तो ये जो एब्सेंस ऑफ लाइट है ये इसलिए है क्योंकि अपर सेक्शन ऑफ द क्लाउड क्योंकि बहुत थिक है, ब्लैक क्लाउड जो है वो बहुत मोटा है, मल्टीपल लेयर्स वाला। तो जो अपर लेयर्स ऑफ क्लाउड थी उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट थे वो मैक्सिमम वाइट लाइट को पूरी तरह से स्कैटर कर देते हैं। लोअर साइड ऑफ द क्लाउड जो हमको दिखाई देती है वो हमको डार्क दिखने लगती है, वहाँ तक लाइट पहुँच नहीं पाती, तो स्कैटरिंग भी कैसे होगी। ठीक है, तो ये सब नॉलेज की बातें हैं, जितना सीखोगे उतना अच्छा है। जितनी बातें सीखेंगे हम उतना अच्छा है। थोड़ा सा हम अपनी बुक में देख लेते हैं कि हमारी बुक में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं रिगार्डिंग स्कैटरिंग। ये वाला एक्सपेरिमेंट है, कलर ऑफ द सन। ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। दो लेंस हैं, दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। ये हमारा टैंक टी है, इसमें से हमने पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट निकाली और उसको यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया, वो वाइट लाइट मिला। जब हमने हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट डाला तो इसमें पहले से प्रेजेंट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में उसका रिएक्शन हुआ। विद इन 2-3 मिनट्स स्कैटरिंग हो गई, है ना। सल्फ़र के पार्टिकल्स बनने की वजह से सल्फ़र के पार्टिकल्स जो यहाँ पर बने उन्होंने स्कैटर किया इस तरह से कि फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ दिस टैंक वी वॉच ब्लू शेड्स ऑफ लाइट फ्रॉम दिस। इस जगह से हमको क्या दिखाई दिया? ऑरेंज या येलो कलर दिखाई दिया, और यहाँ पे हमने देखा कि वो ग्रेजुअली क्रिम्सन रेड कलर का हो गया। स्क्रीन पर जो पहले वाइट दिख रहा था वो रेड हो जाएगा देखते ही देखते, क्योंकि अब वहाँ तक रेज ऑफ लाइट पहुँच ही नहीं रही है। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट गेट स्कैटर्ड अवे बिफोर रीचिंग द स्क्रीन। दैट्स इट। तो ये एक्सपेरिमेंट अच्छा है, समझ में भी इजीली आ रहा है। बाकी बातें हम कर चुके हैं, तो दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। हम आपका एनसीईआरटी का जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज है वो करेंगे। ये सब बातें हम कल कर चुके। लास्ट क्लास में हमने कर ली कि क्यों सन नियर द हराइजन हमको रेड दिखता है या ओवरहेड हमको वाइट क्यों दिखता है। ये सब बातें हमने कल कर ली थी, लास्ट क्लास में कर ली थी। अब आप देखो, एक बार थोड़ा सा इसको ब्रश अप कर लें। हाँ, आई की एबिलिटी टू वॉटेवर ये तो छोड़ दो, है ना, हमारे सिलेबस से हट गया है फिलहाल। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी, इस चीज़ को भी छोड़ दो। कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, इसको भी छोड़ दो। पावर ऑफ अकोमोडेशन और ये सब की बातें छोड़ दो। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into its component colors is called dispersion, ये बात याद रखनी है। Scattering of light causes the blue color of sky and the reddening of the sun at sunrise and sunset। उसके अलावा हमने क्या सीखा है?
ना। यहाँ तो थोड़ी सी बातें लिखी हैं, चलो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को भूलना नहीं है, जिसमें अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, अपरेंट पोजीशन ऑफ सन, यानी डिलेड सनसेट एंड एडवांस सनराइज, ये फिनोमिना हमने सीखे। वाई स्टार्स ट्विंकल, वाई ऑब्जेक्ट्स वेवर और फ्लिकर व्हेन वी सी देम थ्रू हॉट एयर, ये सब बातें जो हैं ये हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बातें थी, है ना। तो अपरेंट पोजीशंस की सारी बातें जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की है। स्पेक्ट्रम को छोड़ करके बाकी जितनी भी कलर की बातें हैं वो सब स्कैटरिंग की है। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो बातें हैं दैट इज़ मतलब स्पेक्ट्रम का मतलब मैं रेनबो की बात कर रहा हूँ, जो एटमॉस्फेयर में स्पेक्ट्रम बनता है रेनबो, वो बात केवल डिस्पर्शन की है। तो आपको रीज़न हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सा नेचुरल फिनोमिना, उसके पीछे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। ह्यूमन आई कैन फोकस, इसको छोड़ दो। ह्यूमन आई डिजीज डिस्टेंस चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया नॉर्मल आई नॉर्मल, सारे क्वेश्चन भी। What happens to the image distance? Why do stars twinkle? अब ये क्लियर है, why do stars twinkle? Due to atmospheric refraction, when the ray of light comes from a point source like a star from a very far distance, and when it passes through the layers of atmosphere, due to variable optical density of the atmosphere, variable मतलब change होने वाली optical density of the atmosphere, it keeps on it keeps changing its path very frequently, and the amount of light entering our eye at the retina, at the image of the star at the retina keeps on changing. तो ये bright भी होता है और फिर faint भी हो जाता है, तो ये frequently इसका brightening and fainting, this causes the twinkling of star. Explain why the planets do not twinkle. Planets क्या है? They are extended sources of light. That means they are the sources of light where multiple point sources are there, and the brightness of the image formed of a planet at our retina is average brightness provided by these multiple point size sources present on planet's surface. Why does the sun appear reddish early in the morning? इसमें आप बताओगे scattering at the morning, at the time of sunrise, sun is near horizon. When the light passes through a large distance across the atmospheric layers, all the components of white light except red get scattered away, and only red color light enter your eye. Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? Because there is no atmosphere, there is no scattering. Without scattering, there is only white light coming from the sun, and the other places remain dark. और कहीं से लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी में तो है नहीं। और फिलहाल हमको फोकस करना है एमसीक्यू पर। आपका चैप्टर तो ये पूरा हो गया है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ ही पूछूंगा। ऑब्वियसली आपके जो टेस्ट होंगे उसमें एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स की हम आपको वर्कशीट्स देना शुरू करेंगे। आप अच्छे से एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो, और आपको जो एमसीक्यू दिया जाएगा वो सब बातें वीडियोस ध्यान से देखो और एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ो। ये दो काम करना है, फुल मार्क्स लेके आने हैं। फुल मार्क्स लाना इस बार आसान है, बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा यहाँ पे टर्म 1 के लिए थ्योरी कंप्लीट होता है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 10th क्लास बैच 1। हाँ, अब क्या होगा, अब हम प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे। तो बैच 2 वाले भी आप जब ये पढ़ लोगे उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। यहाँ तक सबको पढ़ना है। बैच 1 वाले सुन रहे हैं, बैच 1 वालों का अभी प्रैक्टिकल शुरू कल से हो जाएगा, एंड द सेम गोज़ विद बैच 2। हाँ, थोड़ा सा दोनों के बीच में गैप है लेकिन ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स अब आप देख लें, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं। हाँ, कल एक बार उसको देखेंगे और फिर एक एक करके प्रैक्टिकल्स करेंगे। प्रैक्टिकल्स का सिंपल सिस्टम है, देखो मैं एक दिन आपको प्रैक्टिकल का डिस्क्रिप्शन दूंगा, वीडियो दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल हम पूरा करेंगे,
देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, यानी उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें हमने प्रोसीजर क्या फॉलो किया, उस प्रोसीजर के दौरान हमने क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो किए, और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था, और जब ऑब्जर्वेशन लिख लिए तो फिर उसके बाद इन्फरेंस क्या है, यानी कंक्लूज़न क्या है, व्हाट वी कंक्लूडेड, व्हाट वी लर्नड एक्चुअली। तो बैकग्राउंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द थ्योरी पता होना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूज़न भी हमारा अकॉर्डिंगली हम सीख लेंगे। तो एक दिन होगा ऐसा, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट, द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सेकेंड डे क्या होगा, दूसरे दिन हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। उसमें जो वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि आपको उसकी प्रोसीजर से रिलेटेड, उसकी थ्योरी बैकग्राउंड से रिलेटेड जो नॉलेज आपको होना चाहिए, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जो वन लाइनर्स होते हैं जनरली। और उसके बाद फिर हम MCQs करेंगे, है ना, उसी प्रैक्टिकल से एसोसिएटेड खूब सारे 30, 35, 40 जितने भी हमें अवेलेबल होंगे, हर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ऐसे MCQs करेंगे। तो हर एक एक्सपेरिमेंट 2 दिन में कंप्लीट होगा। तो अगर 5 एक्सपेरिमेंट हैं तो 10 दिन लग जाएंगे, 6 एक्सपेरिमेंट हैं तो 12 दिन लगेंगे, दैट वे, है ना। इस तरह से हम करेंगे। फिर उन्हीं का वही क्वेश्चंस आपको टेस्ट में पूछे जाएंगे, ये ख़त्म कर देंगे हम, फिर उसके बाद रिवीजन शुरू करेंगे। हाँ, फ्रॉम द स्टार्ट हम रिवीजन शुरू करेंगे MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि थ्योरी के क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस कर रहे थे जब हम पढ़ रहे थे, अब हम फोकस करेंगे कि किस तरह से हम इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, हमें उसका क्या आंसर देना है। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें इस समय, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस समय आप जितना जल्दी कवर कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।